Hi everyone, this video is entirely for the F2 candidates and I am going to discuss 5 cases. वो 5 cases, वो 5 केस स्टडीज जिसमें वीजा आने के चांसेस बहुत कम है, जहां ऐसा बोल सकते हैं अगर आपका इनमें से कोई भी केस लाई कर रहा है तो आप ज्यादा उम्मीद वीजा ऑफिसर से मत रखो। सबसे पहला केस इसमें आता है जिसमें आपका कंसल्टेंट आपको बोलता है कि आप अपने स्पाउस के साथ इंटरव्यू के लिए जाओ, मतलब कि F1 एंड F2 दोनों का साथ में इंटरव्यू करवाना। इट्स अ डेंजर लाइन। बहुत सारे मैंने अपनी लाइफ में केसेस देखे हैं जिसमें 99% वीजा आने के चांसेस नहीं होते अगर आप और आपका स्पाउस F1 एंड F2 सेम टाइम के ऊपर इंटरव्यू देने गए हैं। ऐसे केसेस से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। बट फिर भी बहुत सारे कंसल्टेंट है वो अपने पैसे के लालच में या किसी और रीजन से कि 2 एप्लीकेशन हमारे पास आ रही हैं तो वो ऐसी गलती करते हैं। तो आपको अगर आपका कंसल्टेंट ऐसा गाइड कर रहा है कि आप दोनों साथ में इंटरव्यू के लिए जाओ, यू शुड नॉट गो फॉर इट। होना क्या चाहिए, पहले F1 कैंडिडेट का वीजा आएगा। लेट्स सपोज F1 का वीजा आया स्प्रिंग इनटेक में, दैट इज के वो उन्होंने जनवरी इनटेक में ट्रेवल किया है, तो अकॉर्डिंगली जो F2 की इंटरव्यू है दैट शुड बी डन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में उनका वीजा आएगा, श्योर शॉट आएगा। बट ऐसी मिस्टेक मत करना जिसमें आप दोनों ही एक ही टाइम पे इंटरव्यू पे जाओ। बहुत बार ये भी देखा गया है कि उसमें वो F1 को अप्रूव करते हैं, F2 को नहीं अप्रूव करते। बट अगर F2 का अप्रूवल उसमें है ही नहीं तो ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो? आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सेकंड जो मेरे पास केस स्टडी है उसमें आपका कंसल्टेंट आपको गाइड करेगा कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दो। इवन यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, जब आपसे इंग्लिश बोली नहीं जा रही, आपकी सेंटेंस मेकिंग बहुत गलत है। ऐसा ही मेरे पास एक केस आया था जम्मू से जिसमें F2 कैंडिडेट की प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, एक अच्छा बिजनेस सेटअप था, बट उसके कंसल्टेंट ने उसको ये बोला कि आप ना सिर्फ इंग्लिश में आंसर्स करना। अब उस भाई को इंग्लिश आती नहीं है, उनकी फ्लुएंसी बहुत वीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत वीक है। बट उसके कंसल्टेंट ने उसको रिफ्यूज करवा दिया बिकॉज उस कैंडिडेट को F2 स्पाउस कैंडिडेट को क्वेश्चन ही समझ नहीं आए जो वीजा ऑफिसर ने पूछे, बिकॉज उसकी इंग्लिश बहुत वीक है। आपके सबके पास जो F2 कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, राइट होता है कि आप वहां जाके इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर डिमांड कर सकते हैं। एंड मेरी सजेशन है कि अगर आप F2 के लिए जा रहे हैं तो मुंबई चूज करिए। मुंबई में इजीली आपके पास इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं। मुंबई इज द गुड काउंसलेट टू गो फॉर द F2 वीजा। बट ये गलती बिल्कुल मत करना, चाहे कोई कंसल्टेंट आपका रिलेटिव भी हो या क्लोज फ्रेंड ही हो। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस की ऑप्शन होती है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें इंटरव्यू दें। और इसका 1% इम्पैक्ट नहीं पड़ता आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं या हिंदी में बात कर रहे हैं। यू शुड गो विद योर कंफर्ट लैंग्वेज। जो थर्ड केस स्टडी मेरे पास है दैट इज रिलेटेड विद द DS-160 फॉर्म। DS-160 फॉर्म में ऑप्शन आती है आपकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ऑप्शन आती है आपकी इनकम के ऊपर, ऑप्शन आती है आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन या आपकी जॉब के ऊपर। बहुत बार आपका कंसल्टेंट ये मिस्टेक करता है कि उसमें आपकी जॉब ऐसी दिखाएगा जिसमें इनकम बहुत कम बनती है। लेट्स सपोज आपको किसी प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव दिखा दिया जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव की मैक्सिमम सैलरी 25 to 30,000 होती है। सो इन केसेस में वीजा आपको नहीं मिलेगा, जब वीजा मिलने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज अगर आप महीने का 20-25 हजार बना रहे हो तो साल का 1.5 लाख से ज्यादा नहीं बना सकते। तो अगर आप 1.5 लाख एक मंथ का बना रहे हो तो इमेजिन करें जो स्पाउस आप पे डिपेंडेंट है, जो ऑलरेडी यूएस में स्टडी कर रहा है या कर रही है, वो उस 1.5 लाख से अपनी यूनिवर्सिटी फी कैसे देगी या देगा, या उस 1.5 लाख से वहां का लिविंग कॉस्ट कैसे निकलेगा। वो तो छोड़ो, 1.5 लाख में आपकी यूएस की आने जाने की टिकट भी नहीं बनेगी। ऐसी मिस्टेक अगर आपका कंसल्टेंट कर रहा है तो आप उसको रोकें। मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए अगर आपको F2 वीजा लेना, दैट शुड बी मिनिमम 1,50,000 to 2 लाख। 2 लाख के आसपास अगर आपकी इनकम रहेगी दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। दैट मीन्स आप साल का 24 लाख बना रहे हो जिसमें आप स्पाउस के खर्चे निकाल लोगे, आपका आने जाने का ये सारे एक्सपेंसेस आपके इजीली मीट हो जाएंगे। अब जो फोर्थ केस मेरे पास है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फोर्थ केस में अगर आपको आपके कंसल्टेंट ने अनएम्प्लॉयड दिखा दिया, या फोर्थ केस में अगर आपको दिखा दिया आप स्टडी कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में, बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अनएम्प्लॉयड। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो
तो आप अपने F1 का खर्चा कैसे उठाओगे? आप अपने आने जाने का ट्रैवल का खर्चा कैसे उठाओगे? तो क्या श्योरिटी आप यूएस जाके असाइलम नहीं डालोगे? क्या श्योरिटी आप वहां से वापस आ जाओगे? सो डीएस 160 फॉर्म में कभी भी अपने आप को अनएम्प्लॉयड या अपने आप को स्टडी नहीं दिखाना अगर आप F2 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपकी एज कम है और उस एज के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आपको अनएम्प्लॉयड ही दिखाया जाएगा, तो ये गलत है। उसमें होना क्या चाहिए? अगर आपकी एज कम है, लेट्स सपोज आपकी एज 20 इयर्स है, अब 20 इयर्स में कोई क्या ही काम करेगा, तो आप स्टडी के साथ अपने आप को फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व दिखाएं और फादर के बिजनेस की इनकम जो मिनिमम 24 से 25 लाख दिखाएं। वो एक अच्छा आइडिया रहेगा आपके लिए। जो मेरे पास लास्ट केस स्टडी है दैट इज ऑन मैरिज। मैरिज कितनी पुरानी होनी चाहिए? मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब मैरिज होने के बाद दोनों कितना टाइम साथ में स्टे किए जाने चाहिए? क्या वीजा होने के बाद मैरिज हो तो उसमें चांसेस बनते हैं? सो इसके ऊपर वी नीड टू हैव अ थॉरो डिस्कशन। देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट का ना होना सीधा रिफ्यूजल का कारण है। 99% केसेस में वीजा ऑफिसर ने मैरिज सर्टिफिकेट्स मांगे हैं। मैरिज की एल्बम नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बट आपको कुछ फोटोज लेके जानी होगी जिसमें आपका फैमिली गेट टुगेदर दिखे, कोई 40 50 100 बंदे उस मैरिज में हो। एक जेन्युइन ट्रेडिशन अगर सिखिज्म में है तो वो गुरुद्वारा साहब में मैरिज हो, अगर वो हिंदुइज्म में है तो उसमें आपके पास मंदिर की मैरिज, वो पुजारी जी, वो सारा मतलब जो एक सिस्टम होता है, जो हमने रिचुअल्स बने हैं, उन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग मैरिज हो। इसके अलावा फोटोग्राफ्स जिसमें फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, एक हैपनिंग सा इवेंट दिखे, तो इस मैरिज को वो मैरिज मानते हैं। बट मैरिज की फोटोज मांगे जाने के चांसेस 50-50 होते हैं। बट अगर आपके बच्चे हैं साथ में तो वो मैरिज पे डाउट नहीं करते, बट फिर भी उन केसेस में भी मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसा गाइड करते हैं कि आपके F1 का वीजा आ गया, F2 का वीजा अप्लाई करने से पहले आप ना वाइफ का नेम अपने पासपोर्ट पे जरूर डलवाओ। ये बहुत बड़ा मिथ है। मैरिज का नेम पासपोर्ट पे होना मैरिज को प्रूव नहीं कर सकता। मैरिज प्रूव करने के लिए यू शुड हैव दैट वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट। सेकंड, इसमें जो केस बनता है कि मैरिज कितनी पुरानी हो। मैरिज जितनी पुरानी हो उतना अच्छा होता है, बट मैरिज कम से कम नहीं तो 1 मंथ पुरानी होनी चाहिए। एक केस आया था मेरे पास, दैट वाज फ्रॉम अमृतसर, जिसमें जो उनकी मैरिज हुई थी दैट वाज ऑन 7 ऑफ अगस्त। वाइफ ने ट्रेवल कर लिया 14 ऑफ अगस्त को, मतलब 6-7 डेज के अंदर अंदर वाइफ यूएस से ट्रेवल कर गई। तो वीजा ऑफिसर ने बड़ा शॉकिंग वे में पूछा, सिर्फ 5-7 दिन आप साथ में थे? दैट मीन्स के वो डाउट कर रहे थे कि आपकी जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वो डाउट कर रहे थे आपकी मैरिज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो बेस्ट वे क्या है ऐसे केसेस को हैंडल करने का? द बेस्ट वे टू हैंडल दीज काइंड ऑफ केसेस इज के जो आपकी मैरिज 1 मंथ पुरानी हो, उसके बाद जो हस्बैंड का वीजा, लेट्स सपोज वाइफ ऑलरेडी मैरिज करके चलेगी, जो 1 मंथ साथ थे, अगर पॉसिबल है तो उसी 1 मंथ में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करवा लो, दुबई का करवा लो, कोई नियर बाई एशियन कंट्री का करवा लो, वो बेटर रहता है। मतलब आपके पास एक आइटनरी हो जहां से हम प्रूव कर सकें कि आपकी मैरिज जेन्युइन, आप लोगों ने साथ में स्टे किया है और आप लोगों ने मोमेंट्स को एंजॉय किया। और इंडिया में जो मैरिज एक बार होती है तो उसमें 4-5 लोगों वाली मैरिज इंडिया में इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वीजा ऑफिसर उसी एंगल से सोचता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ हैपनिंग मैरिज। सो अगर आपका कंसल्टेंट ऐसा गाइड कर रहा है, जी उस लड़की का वीजा आ गया, अब आप शादी कर लो, आपको भी भेज देंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे केसेस में वीजा आने के ज्यादा चांसेस हैं। सो आपका कंसल्टेंट इसके ऊपर अगर मिस्टेक कर रहा है तो आप आईबीटी ओवरसीज से कांटेक्ट करें, बिकॉज वी ओनली ओन द राइट इंफॉर्मेशन, the right knowledge to get the F2 cases. And I just want to share that we have 100% success rate in F2 cases. हमने ऐसे ऐसे केसेस में F2 में वीजा निकाला जिसमें 6 रिफ्यूजल थी। अगर आपका F2 का वीजा ऑलरेडी रिफ्यूज हो चुका है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, बिकॉज यू हैव आईबीटी ओवरसीज विद यू। आप आके मेरे से मिल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। एंड F2 केसेस को मैं बहुत केयरफुली पर्सनल टाइम दे के हैंडल करता हूँ और इसीलिए हमारा F2 का अब तक 100% सक्सेस रेट रहा है। आप कॉल कर सकते हैं 8677812345 पे। धन्यवाद।